हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल लक्ष्य तक आपके साथ। तो चलिए आज बिहार पीसीएस के लिए आज आपके लिए चौथा और पांचवा टेस्ट सीरीज़ लेकर आए हैं, जो कि टोटल 300 क्वेश्चंस के होंगे। तो विथ एक्सप्लेनेशन हम लोग उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं फटाफट बिना लेट किए हुए। तो अभी भी जिसने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी, प्लस वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कराए जाते हैं, जिससे आपकी क्या होगी, प्रैक्टिस बनती रहेगी। और भी हमारे अदर्स चैनल्स उसको भी जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जैसे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना वो भी कर सकते हैं। वो हमारा जो भी है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कितने क्वेश्चन हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। इनमें से कौन नंदवंशीय शासक नहीं था? तो कौन सा शासक नहीं था इसमें? उग्रसेन, पंडुक, भूतपाल, कैवर्त। लेकिन इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन नंदवंशीय शासक नहीं था? तो जो बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ एक है महाबोधि वंश। महाबोधि वंश जो है ये बौद्ध ग्रंथ है। तो इसमें नंद वंश के शासकों के नाम बताए गए हैं। तो इसमें जितने भी यहाँ दिए हुए उग्रसेन, पंडुक, भूतपाल, कैवर्त, ये सारे आपके नंद वंश में कहीं ना कहीं आते हैं। तो टोटल मैं बता दे रही हूँ कितने आए हैं महाबोधि वंश में। नंद वंश के शासक के बारे में जो उल्लेख है वो है उग्रसेन, पंडुक, पंडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, योविशाड़क, योविशाड़क ये है योविशाड़क, क्लियर, दश सिद्रिक, सिद्रिक, कैवर्त और धनानंद। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फाहियान ने भारत का भ्रमण कब किया था? तो ये कब किया था? 405 से 415, 415 मान के चलेंगे। वैसे किया था 405 से 411। एक मिनट गाइस रुकिए। फाहियान ने भारत का भ्रमण कब किया था? तो ये भ्रमण कब किया था पूछा है ना, ये नहीं पूछा है कि ये कब तक था वहाँ पे। तो इसने चीनी यात्री फाहियान भारत आता है और उसने 4 मतलब ये 405 से 411, यानी फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 405 से 411 के बीच क्या था, भारत का भ्रमण किया था। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, सर्वप्रथम 1906 में पृथक बिहार प्रांत की मांग किसने की थी? किसने की थी? सच्चिदानंद, महेश नारायण, राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक। तो इसमें हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, सभी ने की थी मांग। क्या क्वेश्चन है कि जो ये पृथक बिहार प्रांत की मांग किसने की थी? तो 1906 में क्या होता है, सच्चिदानंद सिन्हा और किसके द्वारा, महेश नारायण के द्वारा क्या होता है, पृथक बिहार की मांग की जाती है। और उसके बाद क्या होता है, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा भी पटना में बिहार छात्र सम्मेलन में हसन इमाम ने भी क्या की थी, पृथक बिहार की क्या की थी, मांग की थी। तो सच्चिदानंद सिन्हा का भी नाम आया है, राजेंद्र प्रसाद का नाम भी आया, महेश नारायण का भी नाम आया। इस तरह से ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये ध्यान रखना है। असहयोग आंदोलन के दौरान इनमें किसने अवैतनिक मजिस्ट्रेट के पद से इस्तीफा दे दिया था? तो ये थे कौन, महेंद्र प्रसाद। महेंद्र प्रसाद कौन है? तो ये राजेंद्र प्रसाद के भाई थे। राजेंद्र प्रसाद के भाई राय साहब महेंद्र प्रसाद, इन्होंने क्या हुआ, अपना क्या कहते हैं उसको, असहयोग आंदोलन के दौरान, कब, असहयोग आंदोलन के दौरान अपना उपाधि जो थी वो लौटा देते हैं। और क्या करते हैं, जो अवैतनिक मजिस्ट्रेट के पद से इस्तीफा दे देते हैं। कौन सी उपाधि इन्होंने लौटाई थी? राय साहब की उपाधि। राय साहब की उपाधि कौन, महेंद्र प्रसाद। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नर्वस पिंड आंदोलन का संबंध निम्न में से बिहार के किस जिले से है? तो ये नर्वस पिंड के बारे में हम लोग को पढ़ना है, किससे संबंधित है, ये पटना जिले से संबंधित। नर्वस पिंड आंदोलन जो है ये पटना जिले से है। इसमें क्या हुआ था, नमक कानून भंग करने के लिए इसको चुना गया था। किसके लिए चुना गया था नर्वस पिंड को? नमक कानून भंग करने के लिए इसको चुना गया था। और ये हुआ था 1930 में हुआ था। कब से कब तक? 16 से 21 अप्रैल 16 से 21 अप्रैल 1930 में ये हुआ था। नमक कानून को भंग करने के लिए हुआ था, पटना में हुआ था। और उसमें 1930 में क्या किया गया था, कौन सा वो लगाया गया था, नारा चलाया गया था, नरवास पिंड चलो, नरवास पिंड चलो। इसीलिए इसका नाम रख दिया गया क्या, नरवास पिंड आंदोलन। तो ये कहाँ पर, पटना में, नरवास पिंड आंदोलन पटना। ध्यान की दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इनमें से किस चित्रकला को पुरुषों की चित्र शैली कहा जाता है? तो पटना कलम को क्या है, पुरुषों की चित्र शैली कहा जाता है। और ये जो चित्रकारों में देखा जाए, इसमें जो पहला नाम आता है फेमस, उनका नाम है सेवक राम। ये भी ध्यान रखिएगा। इसमें जो आता है पटना कलम में, इसमें सेवक राम का नाम आता है पहले में। तो ये ध्यान रखना। और अंतिम में पूछ ले तो अंतिम में ईश्वरी प्रसाद। कैसे इसको याद रख सकते हैं हम,
ईश्वरी प्रसाद कैसे याद रख सकते हैं? तो ऐसे याद कर लीजिए, अंत में कौन रहता है? कोई नहीं। जब कहीं कहीं भरोसा नहीं रहता किसी का नहीं, तो हमेशा लास्ट में कहाँ जाना पड़ता है? भगवान के पास ही, वही सहारा होते हैं। तो लास्ट में कौन हो जाता है? ईश्वरी प्रसाद। और फर्स्ट में कौन थे? सेवक राम। तो ऐसे भी करके इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? पाल काल में तुरुष्क दंड क्या था? तो ये क्या था? एक कर व्यवस्था था, एक प्रकार का क्या था? टैक्स सिस्टम था, जो किससे वसूला जाता था? किसानों से वसूला जाएगा, उन्हीं को हमेशा परेशान किया जाता था। ठीक है, तो किसानों से वसूला जाता था। और ये जो कर का यूज था वो तुर्कों का जो आक्रमण था उसको रोकने हेतु साधनों पर खर्च किया जाता था। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती हैं? तो कौन कौन सी नदियां देख लेते हैं। कमला, सोन, बागमती, नॉट बागपति, बागमती। ठीक है, और कौन सा है? बूढ़ी, गंडक, कोसी। नहीं, तो इसमें से कोई नहीं है। ये पूछ रहा है नदियां बिहार और यूपी के बीच जो सीमा रेखा बनाती हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कर्मनासा, गंडक और घाघरा। कर्मनासा, गंडक और घाघरा, ये नदियां जो है इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नदियां बिहार और यूपी के बीच जो सीमा रेखा बनाती हैं, कौन? कर्म, गंडक और घाघरा। कर्म, गंडक और घाघरा। ठीक है, मुजफ्फर, दरभंगा, चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः देखी जाती है? कहाँ कहाँ पर? मुजफ्फर, दरभंगा और चंपारण में कौन सी मिट्टी देखने को मिलती है अधिकतर? तो ये देखा जाए तो ये कौन सी? नवीन जलोढ़क मिट्टी है। कौन सी? नवीन जलोढ़क मिट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या बिहार में कितने ऐसे हैं जो मिलेंगे आपको? तो ये कितने मिलेंगे? ये आपके कितने हैं? 26 हैं। 26 नगर ऐसे हैं जिनकी संख्या कितनी है? 1 लाख से प्लस है। ठीक है, गौतम बुद्ध वन्यजीव बिहार अभ्यारण्य बिहार में कहाँ मिलेगा? तो ये गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये कहाँ देखने को मिलेगा? ये गया में है। कहाँ पर है? गया में है। सो आंसर क्या हो जाएगा? ई ऑप्शन। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार में कहाँ स्थित है? ये आपका गया में स्थित है। और कब स्थापना की गई थी इसकी? 1766 में। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 1766 में गया में की गई थी। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेमरी क्रम की चट्टानें बिहार के किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? तो सेमरी क्रम की जो चट्टानें हैं वो हमें कहाँ देखने को मिलेंगी? वो रोहतास में मिलेंगी। सेमरी, रोहतास। सेमरी क्रम की चट्टानें कहाँ से मिलेंगी? सेमरी। कैसे याद कर सकते हैं इसको? सेमरी, रोहतास, रोहतास। देखिए लास्ट में री आ रहा है, री, तो री से रो बना दीजिए। ठीक है, सेमरी, रोहतास, सेमरी, रोहतास, ऐसे भी करके इसको याद कर सकते हैं। तो सेमरी क्रम की चट्टानें बिहार के किस क्षेत्र में पाई जाती है? रोहतास में। नेक्स्ट क्या है? किसे स्थानीय प्रशासन में शामिल नहीं किया जाता है? पंचायत, महानगर, क्षेत्रीय प्राधिकरण, छावनी बोर्ड। तो ऐसा कोई भी यहाँ नहीं है कि जो शामिल नहीं किया, सारे इसमें शामिल होंगे, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें नगर निगम, सुधर न्यास, नगर पालिका, पंचायती राज संगठन, महानगर पालिका, क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण, छावनी बोर्ड आदि ये जो है सभी शामिल किए जाते हैं। इस हिसाब से क्या हो जाएगा? आंसर ई हो जाएगा। राज्य विधानमंडल का गठन संविधान के किस धारा के तहत की जाती है? तो किस धारा के तहत की जाती है? 168 धारा के तहत की जाती है। और राज्य विधानमंडल के कितने अंग है? 3 अंग है। कौन कौन से 3 अंग है? एक है आपका क्या? विधानसभा, एक है आपका विधान परिषद, एंड थर्ड कौन है? राज्यपाल। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो किस धारा के तहत की जाती है? 168। नेक्स्ट क्या है? विधान परिषद, बिहार विधान परिषद का विघटन कब किया जाता है? तो कौन सा आंसर हो जाएगा यहाँ पे? उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। कैसे? क्योंकि जो विधान परिषद होती है, जैसे लोकसभा, राज्यसभा, अगर केंद्र का देखा जाए तो राज्यसभा का विघटन नहीं होता, उसके सदस्यों का जो होता है वो होता है 6 साल पर, लेकिन राज्यसभा का कोई विघटन नहीं होता, वो स्थायी सदन होती है। ऐसे ही आपका विधान परिषद अगर राज्य स्टेट में देखा जाए विधान परिषद, तो इसका भी क्या होता है? विघटन नहीं होता। ये विघटन होने वाली कोई संस्था इसका विघटन नहीं होता। एक क्या है? स्थायी सदन है। और इसके जो 1/3 सदस्य हैं हर दूसरे साल क्या करते हैं? अवकाश ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्या? पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहायता हेतु कौन होता है? तो कौन होता है यहाँ पर? रजिस्ट्रार, संयुक्त उप रजिस्ट्रार, सहायक रजिस्ट्रार, कौन होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, कि सभी होते हैं। पटना उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश की सहायता के लिए रजिस्ट्रार भी होता है, संयुक्त रजिस्ट्रार भी होता है, उप रजिस्ट्रार भी होता है, सहायक भी होता है। तो इसलिए ये आंसर क्या हो जाएगा? ई सही है। बिहार में तृतीय कृषि रोड मैप कब लागू किया गया था? तो ये कब लागू किया गया था देख लेते हैं। ये आपका हो जाएगा 2017 से 22। बिहार में जो 3rd कृषि रोड मैप लागू किया गया था, एक कब किया गया था? 2017 से 22 शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। बिहार में तीसरा जो है वो 17 से 22, 17 से 22।
बिहार में तीसरा, 17, 17 से 22 ऐसे याद कर लीजिए, लगभग मिल जाएगा। ऑप्शन आएगा तो लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बिहार में दूरसंचार घनत्व कितना परसेंट है? बिहार में देखा जाए तो दूरसंचार घनत्व कितने परसेंट है? तो ये है 52.7%, 52.7%। क्या पूछ रहा है यहाँ पे? दूरसंचार। तो दूरसंचार 52.7% क्या है यहाँ पे? दूरसंचार है, 52.7%। ठीक है, आगे देख लेते हैं। बिहार पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत कितनी राशि प्रदान की जाएगी? तो कितनी? 10,000 राशि प्रदान की जाएगी। तो यहाँ पे जो बिहार सरकार है वो सभी छात्रों को क्या करेगी? जो बिहार बोर्ड में बिहार मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन स्कॉलरशिप 2022 देने का इन्होंने डिसीजन लिया, जिसमें छात्रों को क्या करेंगे? 10,000 देंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट क्या है? हाल ही में किस योजना के तहत बिहार में जल्द राजमार्ग, जलमार्ग और रेल मार्ग के साझा जंक्शन बनाए जाएंगे? जल्द ही जलमार्ग, वाटरवेज एंड रेल मार्ग, ठीक है, इसके साझा जंक्शन बनाए जाएंगे। तो किस योजना के तहत? पीएम गति शक्ति योजना के तहत बनाए जाएंगे। ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बजट में घोषणा की गई थी, इस हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी की गई डेल्टा रैंकिंग में 115 आकांक्षी जिलों में बिहार के किस जिले ने भारत में पहला स्थान प्राप्त किया? तो किसने किया? खगड़िया ने किया है। किसने? खगड़िया ने फर्स्ट, और दूसरे जमुई ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। क्या क्वेश्चन है? फिर से पढ़ते हैं। नीति आयोग ने क्या जारी किया? डेल्टा रैंकिंग। पहले तो ये देखना है कि कौन सी रैंकिंग है? डेल्टा रैंकिंग में किसके द्वारा जारी की गई? नीति आयोग के द्वारा। और कितने जिलों में? 115 आकांक्षी जिलों में बिहार का कौन सा जिला पहला स्थान प्राप्त किया भारत में? तो वो है खगड़िया। खगड़िया फर्स्ट है, एंड सेकंड कौन सा है? जमुई। सेकंड कौन सा है? जमुई। और चौथा स्थान देख ले, और पूर्णिया चौथा है। तो ये कह रहे होंगे चौथा पूर्णिया, तीसरा तब कौन है? तो तीसरा बिहार का नहीं है, तीसरा है राजस्थान का धौलपुर है। राजस्थान का धौलपुर है। तो ये ध्यान रखना है कि जो 115 आकांक्षी जिले नीति आयोग के द्वारा जो जारी किया है, तो फर्स्ट पे कौन है? खगड़िया है, जो कि बिहार का है। सेकंड पर भी जमुई है, जो कि बिहार का है। फोर्थ पर आपका क्या है? पूर्णिया है, जो कि बिहार का है। थर्ड पर राजस्थान का धौलपुर है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? बिहान ऐप किससे संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये किससे संबंधित है? बिहान ऐप किसानों से, शिक्षा से, अर्थव्यवस्था से, स्वास्थ्य से, किससे संबंधित है? तो ये आपका जो है, ये आपका किसानों से संबंधित है। बिहान किससे संबंधित है? किसानों से संबंधित ऐप है। तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट। हाल ही में बिहार का पहला सोलर फ्लोटिंग प्लांट किस जिले में बनाया गया है? तो किस में बनाया गया है? इसका क्या आंसर हो जाना चाहिए? दरभंगा में बनाया गया है। बिहार का पहला सोलर फ्लोटिंग प्लांट, फ्लोटिंग तैरता हुआ, ठीक है, फ्लोटिंग प्लांट किस जिले में बनाया गया है? तो ये कहाँ बनाया गया है? दरभंगा में बनाया गया है। कहाँ बनाया गया? दरभंगा में। शराब की अवैध व्यापार और भोग करने वालों के लिए किन्हें अधिकृत किया गया है? तो इसमें शिक्षक को किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षक, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है? हाल ही में घोषित पद्मश्री पुरस्कार में बिहार से संबंधित कौन है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन। क्यों हो जाएगा? क्योंकि मिला है शैवाल गुप्ता को और आचार्य चंदना को। किसको मिला है? चंदना को मिला और शैवाल गुप्ता को मिला। और ये ध्यान रखिएगा, जो शैवाल गुप्ता हैं इनको मरणोपरांत मिला है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मरणोपरांत किसको मिला है? पूछा जा सकता है। मरणोपरांत बिहार के किसको मिला है? तो शैवाल गुप्ता को मिला। और क्या मिला है ये भी देखना है, पद्मश्री मिला है। पद्मश्री कितने लोगों को मिला था? 117 लोगों को। तो ये ध्यान रखना है कि पद्मश्री जो है, पद्मश्री दिया गया आचार्य चंदना को और शैवाल गुप्ता को। नेक्स्ट क्या कह रहा है? हाल ही में बिहार के किस जिले में मंकी पार्क बनाने की घोषणा की गई है? मंकी पार्क कहाँ बनाने की घोषणा की गई है? ये आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अररिया मंकी पार्क बनाने की घोषणा कहाँ की गई है? अररिया। मंकी पार्क कहाँ बनाने की घोषणा की गई है? अररिया। तो ध्यान रखिएगा। हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य किसानों को बीज खरीदने के लिए कितने % अनुदान देने का निर्णय लिया है? तो कितने % देने का निर्णय लिया है? तो इसका क्या आंसर हो जाना चाहिए? 50%, 80%, फिर 75 या 60%। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 80%। जो बिहार सरकार है वो किसानों को कितना देगी? 80% देगी। अनुदान देने का निर्णय लिया है। तो 80% कौन देगा? बिहार सरकार देगी। किसको देगी? किसानों को देगी बीज के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बिहार के किस जिले के सुखेत मॉडल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, को देश के हर गांव को अपनाने के लिए कहा है? ये कह रहा है सुखेत मॉडल की, ये किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित होगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अभी। ये कृषि से संबंधित जो सुखेत मॉडल देश के हर गांव को अपनाने के लिए कहा गया है।
तो ये सुखेत मॉडल है कहाँ पर, तो ये है मधुबनी। सुखेत मॉडल किससे संबंधित है, कहाँ से संबंधित है, मधुबनी से। तो इसमें ये कहा गया है, जो नरेंद्र मोदी जी की जो मन की बात कार्यक्रम आती है तो उसी में बिहार का जो मधुबनी जिला है उसी का सुखेत मॉडल पर चर्चा की जा रही थी। तो उसी में उन्होंने कहा कि जो सुखेत मॉडल है इसके अंतर्गत क्या हुआ, तो गाँव के जो ग्रामीण लोग हैं वो कचरे के बदले क्या करते हैं, घरेलू गैस मुफ्त में मिल रही है उनको, कचरे के बदले में क्या हो रही है, घरेलू गैस क्या है, मुफ्त में मिल रही है। और क्या हो रहा है, खेती बाड़ी के लिए जैविक खाद की जरूरतें भी पूरी हो रही हैं। तो सुखेत मॉडल को अपनाने के लिए कहा गया है, जो कि कहाँ स्थित है, मधुबनी से संबंधित है। नेक्स्ट क्या है, किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में, बहुत ईजी क्वेश्चन है इसका, क्या हो जाएगा, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कब हुआ था, किसकी स्थापना, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, 1774 में हुई थी। तो ये आपको ध्यान रखना। और पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, एलिजा एम्पे। एक बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका था, एलिजा एम्पे जो थे इसके प्रथम क्या थे, मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट क्या कह रहा है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नामों से किया गया, तो भारत और इंडिया। तो ए ऑप्शन ये हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या कह रहा है। और हाँ, आर्टिकल जो 1 है, आर्टिकल 1 में यही कहा गया है, क्या कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया जो है राज्यों का क्या होगा, एक संघ होगा। अब यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना हो तो संविधान को किस अनुसूची में संशोधन करना होगा, तो किस अनुसूची में संशोधन करना होगा, आंसर हो जाएगा पहला। यदि एक नए राज्य का सृजन किया जाना तो संविधान को किस अनुसूची में संशोधन करना होगा, तो आर्टिकल 1 में करना होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता सही है, 16 अवसर की समानता सही है, 17 उपाधियों का अंत नहीं, गलत हो जा रहा है। क्यों, क्योंकि 17 में क्या है, अस्पृश्यता का, ये तो कई बार अपने लेक्चर में बता चुके हैं करंट अफेयर्स में, अस्पृश्यता का अंत। बाकी 18 भी क्या, उपाधियों का अंत, तो ये सही है। बाकी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वेरी इजी भी है कि क्या कह रहे हैं, किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश दिया गया, तो आर्टिकल 40 में। आर्टिकल 40 में क्या है, आपका पंचायत से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के बारे में देख लेते हैं। इसमें विचार करना है राष्ट्रपति के विषय में। वह भारत का नागरिक हो, चलो ठीक है, नागरिक मान लेते हैं। और 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, चलो ये भी मान लेते हैं। वह संसद सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, क्या ऐसा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। वह संसद सदस्य की योग्यता नहीं, बल्कि क्या होना चाहिए, लोकसभा का मेंबर होने की, निर्वाचित होने की क्या रखता हो भी नहीं, सदस्य ना हो, बल्कि क्या होने चाहिए, बस योग्यता रखता हो कि ये योग्य हो उसके सदस्य होने के लिए, बस इतना क्वालिटी होनी चाहिए उसकी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका साइंस से क्वेश्चन है। इसको मैच करना है कि कौन सा क्या हो जाएगा। तो स्टेथोस्कोप है, स्फिग्मोमैनोमीटर है, कैरेटोमीटर है, और क्या है, लक्स मीटर है। तो एक एक करके देख लेते हैं। ये जो क्या लिखा है, एक मिनट, स्टेथोस्कोप, ठीक है, ये लिखा है। तो इसके तहत क्या होगा, इसके तहत हो जाएगा आपका हृदय की गति। स्टेथोस्कोप जो लिए रहते हैं उससे हृदय की क्या करते हैं, ध्वनि देखी जाती है। और स्फिग्मोमैनोमीटर, इससे क्या की जाएगी, ये की जाएगी रक्तचाप की जाएगी, क्या की जाएगी, रक्तचाप मापी जाती है। और कैरेटोमीटर क्या होता है, इसमें आपका क्या हो जाएगा, सोने, कैरेट कहते हैं ना, इतने कैरेट का गोल्ड है, तो इस तरीके से कर। और लक्स मीटर क्या हो जाएगा, प्रकाश की तीव्रता। तो इस हिसाब से क्या आंसर हो जाना चाहिए, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाना। स्टेथोस्कोप फिर से देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके पीसीएस, जो पीसीएस देने वाले होंगे आगे, यूपी पीसीएस, वहाँ भी आ सकता है, यूपीएससी में भी पूछा जा सकता है, तो उसको ध्यान रखिएगा। स्टेथोस्कोप किससे संबंधित है, हृदय की धड़कन से संबंधित है। और स्फिग्मोमैनोमीटर से, ये किससे संबंधित, रक्तचाप से संबंधित है। कैरेट तो ये तो ईजी है। लक्समीटर जो है प्रकाश की तीव्रता से संबंधित है। नेक्स्ट क्या है, ये भी मैच करना है, अमीटर, हाइग्रोमीटर और स्प्रिंग तुला, बैरोमीटर। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं फटाफट। ये हो जाएगा, अमीटर का हो जाएगा क्या, विद्युत धारा हो जाएगा, ठीक है। और हाइग्रोमीटर है, हाइग्रोमीटर नहीं है बल्कि क्या है, हाइग्रोमीटर है। तो इसका क्या हो जाएगा, बी का हो जाएगा आपका सापेक्ष आर्द्रता। स्प्रिंग तुला क्या हो जाएगा, भार हो जाएगा। और बैरोमीटर क्या हो जाएगा, दाब हो जाएगा। इस हिसाब से क्या आंसर हो जाना चाहिए, बी आंसर हो जाना चाहिए। चलिए फिर से देख लेते हैं। अमीटर का मतलब क्या हो जाएगा, ये अमीटर जो है ये विद्युत परिपथ में जो बहने वाली धारा होती है उसको मापने के लिए यूज़ करते हैं। और विद्युत धारा को एम्पियर से मापा जाता है। विद्युत धारा को किससे मापते हैं, एम्पियर से मापते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका। और एक अमीटर का हो जाएगा विद्युत धारा। हाइग्रोमीटर से क्या होता है, आर्द्रता मापी जाती है, जलवाष्प की मात्रा मापी जाती है। हाइग्रोमीटर से क्या करते हैं, हाइग्रो ही लिखा है। ये क्या कहते हैं, आर्द्रता और जलवाष्प की मात्रा मापी जाती है। स्प्रिंग तुला जो है भार, और बैरोमीटर दाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर किसके यूज़ में करेंगे? उच्च ताप के। पायरोमीटर की सहायता से क्या करते हैं, जो हाई टेम्परेचर होता है उसकी माप की जाती है। तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। और पायरोमीटर भी 2 प्रकार के होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा कि पायरोमीटर 2 प्रकार के होते हैं। तो पायरोमीटर किससे संबंधित है? हाई टेम्परेचर से। महासागर में डूबी वस्तु को स्थिति जानने के लिए निम्न से किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो सोनार का यूज़ करते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसको ध्यान रखना है। तो इसमें क्या होता है कि सोनार प्रणाली का जब यूज़ करते हैं तो इसमें मतलब कौन सी तरंगे यूज़ होती है? तो जो तरंगे यूज़ होती हैं ये ध्यान रखना, पराश्रव्य तरंगों, इसी के द्वारा क्या करते हैं? वस्तु की स्थिति का पता लगाते हैं। और इन तरंगों की जो तरंग दैर्ध्य होती है, पराश्रव तरंगों की जो तरंग दैर्ध्य होती है, तरंग दैर्ध्य वो क्या होती है? कम होती है। और कम होने के कारण इनका जो पतला किरण पुंज होता है उसी के रूप में ये अत्यधिक दूरी तक भेजा जा सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा, पराश्रव तरंगों की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो क्या होती है? बहुत ही कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? बल का मात्रक क्या है? तो बल का मात्रक, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। बल का मात्रक क्या है? न्यूटन है। तो बल क्या होता है? बल वही वो मतलब जो बाहरी कारक, बल मतलब बाहर से लगाया जाता है, तो वो बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में, चाहे वो विराम हो या गतिमान अवस्था में हो, उसमें वो क्या कर दे? चेंजेस ला दे या परिवर्तन करने का प्रयास करे, तो वही क्या होता है? बल कहलाता है। और बल का मात्रक न्यूटन होता है, या फिर क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। इसका क्या होता है? न्यूटन या फिर किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि एक नाव जल में नहीं डूबेगी, क्या कह रहा है कि एक नाव जल में नहीं डूबेगी जब उसके द्वारा विस्थापित जल किसके बराबर होगा? नाव के आयतन, नाव के पृष्ठीय क्षेत्रफल के, नाव के घनत्व, नाव के भार। तो ये किसके बराबर होगा तब ये नहीं डूबेगी? तो किसके बराबर? नाव के भार के बराबर हो, नाव के भार के बराबर हो। ठीक है, यानी जब कोई नाव क्या करती है? किसी तरल में तैरती है। कोई भी वस्तु जब किसी तरल अवस्था में मतलब तैरेगी तो उस पर तरल द्वारा, तो उस पर क्या होगा? जो तरल होगी उसके द्वारा ऊपर की ओर क्या लगाते हैं? उत्प्लावन बल लगाते हैं। इसको ध्यान से सुनिएगा, ऊपर की ओर क्या करेंगे? ऊपर की ओर क्या लगती है तरल के द्वारा? तरल के द्वारा ऊपर क्या लगेगा? उत्प्लावन बल लगेगा। उत्प्लावन, अरे यार एक मिनट, उत्प्लावन बल लगेगा, उत्प्लावन बल लगता है। ठीक है, और इस ये कौन सा सिद्धांत? आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है वो कहता है कि जब कोई वस्तु किसी तरल में क्या हो, पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से डुबो दी जाती है तो उस पर जो बल लगता है, कौन सा बल? उत्प्लावन बल लगता है। तो उस वस्तु के द्वारा विस्थापित तरल के भार के क्या होता है? बराबर होता है। यानी अगर कोई वस्तु तैर रही है तो इसका अर्थ है कि वस्तु द्वारा विस्थापित किए गए तरल का जो भार है वो वस्तु के भार के क्या होता है? बराबर होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर जल में नहीं डूबेगी तो जब उसके द्वारा विस्थापित जल होगा किसके बराबर होगा? नाव के भार के बराबर होगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है? जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए और तालाब में जल के पृष्ठ पर, क्या कह रहा है क्वेश्चन? जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंकते हैं तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें जो होती हैं वो लहरें होती हैं। तो वायु में ध्वनि तरंगे एक धागे पर अनुदैर्घ्य तरंगे, एक धागे पर अनुप्रस्थ तरंगे, प्रकाश तरंगे, या कोई नहीं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? जब किसी तालाब के शांत जल में, शांत जल है तो उसमें अगर आप पत्थर फेंकेंगे, स्टोन फेंकेंगे, तो तालाब का में जो जल का पृष्ठ पर उठने वाली लहरें होंगी वो क्या करेंगी? यहाँ पर कैसे होंगी? अनुप्रस्थ तरंगे होंगी। कैसी होंगी? अनुप्रस्थ तरंगे होंगी। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिलिकॉन क्या है? ये अर्धचालक है, तो बहुत करंट में उठ रहा था, ये तो आपको पता होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे, ये मतलब किसके करंट के हिसाब से भी ये इंपॉर्टेंट है। तो ये सिलिकॉन क्या होता है? ये क्या है? एक अर्धचालक। और सिलिकॉन जो है ऑक्सीजन के बाद, सिलिकॉन जो है ऑक्सीजन के बाद सेकंड नंबर का क्या है? दूसरा सबसे ज़्यादा रासायनिक तत्व है पृथ्वी पर पाए जाने वाला। क्या कहा मैंने? ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन जो है पृथ्वी पर पाया जाने वाला दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जाना रासायनिक तत्व है। और अर्धचालक के निर्माण में इसका यूज़ किया जाता है। अर्धचालक, अब अर्धचालक नाम ले लिया तो अर्धचालक क्या होता है? तो ये उन पदार्थ को कहते हैं जिनकी जो विद्युत चालकता होती है वो चालक से कम होती है। जिनकी विद्युत चालकता जो होती है चालकों से कम लेकिन अचालकों से अधिक। ध्यान रखिएगा, जो लाइन मैंने बोला कि जिनकी विद्युत चालकता क्या हो? चालकता वो किससे हो? चालकों से कम हो, और अचालकों से, चालक से कम, अचालकों से ज़्यादा हो। तो इसी को क्या कहते हैं? ये अर्धचालक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? टेलीविजन के रिमोट में किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें कौन सा करते हैं? औरक्त तरंग के करते हैं। तो ये ध्यान रखना है। और इसके लिए क्या करते हैं? जो आपका
और हाँ, रिमोट क्या है, रिमोट एक ऐसी युक्ति होती है जो क्या करते हैं, विद्युत उपकरण को कुछ दूरी, यानी कि सामान्य रूप से देखें तो 5 मीटर, सामान्य रूप से देखें तो 5 मीटर से नियंत्रित करने के लिए यूज़ किया जाता है। और रिमोट में कौन सा मतलब विकिरण का यूज़ करते हैं, अवरक्त विकिरण का यूज़ करते हैं, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नाभिकीय रिएक्टर में निम्न में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसका यूज़ करते हैं, थोरियम का यूज़ करते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाभिकीय रिएक्टर में थोरियम का। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो किसने किया था, ये डाल्टन ने किया था। किसने किया था, डाल्टन ने किया था 1803 में। 1803 में रसायन शास्त्री जॉन डाल्टन ने क्या था, परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। और हाँ, ये जो परमाणु, ये आपको तो पता ही होगा, जो संपूर्ण पदार्थ है वो बहुत ही सूक्ष्म और अदृश्य कणों से बने हुए हैं, और इन्हीं सूक्ष्म कणों को ही क्या कहा जाता है, परमाणु कहते हैं। और परमाणु जो है उनको विभाजित नहीं किया जा सकता, ना तो इनको निर्मित किया जा सकता है, ना ही इनको नष्ट किया जा सकता है। जितने तत्व हैं उतने प्रकार के परमाणु भी आपको दिखाई देंगे। तो कोई भी एक तत्व है जिसके सभी परमाणु द्रव्यमान, आकार और रासायनिक गुणधर्म की दृष्टि से समान होते हैं, लेकिन उनके जो अलग अलग तत्व के परमाणु भी क्या होते हैं, आकार और द्रव्यमान में भिन्न भिन्न होते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निम्न में से, किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निम्न में से किस पर निर्भर करती है। प्रोटॉन, आवेश, संयोजी, तो किस पर करती है, संयोजी इलेक्ट्रॉन पर करती है। किसी भी तत्व की रासायनिक प्रकृति तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या करें, किसी बिजली की स्थिति को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग करते हैं, तो किसका यूज़ करते हैं, तो करते हैं नाइक्रोम का यूज़ करते हैं। तो इसमें जब भी होते इस नाइक्रोम, और इसमें नाइक्रोम में क्या होता है, नाइक्रोम में निकिल जो होता है, निकिल इसमें निकिल की मात्रा ज़्यादा होती है, 80% होती है। और क्रोम का मतलब क्रोमियम, इसी को बांट दिया गया है, नाई से निकिल और क्रोम से क्रोमियम, और क्रोमियम कितना होता है, 20% होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये जो क्या करते हैं, और नाइक्रोम जो होता है एक उच्च प्रतिरोधकता वाला पदार्थ है, जो क्या करता है, जब पहली बार गर्म होगा तो वो क्रोमियम ऑक्साइड की परत का निर्माण कर लेता है। किसकी, क्रोमियम ऑक्साइड की परत का निर्माण कर लेगा, और इस परत के नीचे स्थित तार टूटने और जलने से इस रीजन से ये बच जाते हैं। लोहे की चादर के जंग से बचाने के लिए उस पर निम्न में से किस धातु की परत चढ़ाते हैं, ये किसकी चढ़ाते हैं, जस्ता की चढ़ाते हैं। किसकी चढ़ाते हैं, जस्ता की चढ़ाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आसान भी है, ठीक है। तो जस्ता क्या होता है, एक जंगरोधी अभिकर्ता होता है। लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ते का क्या करते हैं, लेपन करते हैं, और इसी लेपन को, इसी जो प्रोसेस होता है लेपन करने की, उसको क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है, पीएच मान क्या दर्शाता है, तो बी ऑप्शन, किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांकन दिखाता है। तो ये क्या होता है, पीएच जो मान होता है ये कहाँ से, 0 से 14 तक होता है, 1 मिनट, 0 से 14 तक होता है, क्लियर। और जिसका 7 से कम होगा, जिसका 7 से कम होगा वो कैसा होगा, अम्लीय होगा। 7 से कम होगा तो अम्लीय, और 7 से ज़्यादा होगा तो वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। और 7 तक रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, उदासीन। और शुद्ध जल जो है, शुद्ध जल ये किसका उदाहरण है, शुद्ध जल जो है उदासीन का उदाहरण है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, बहुलक जो विशेषतः बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होती है, वो क्या हो जाती है, पॉलीस्टाइरीन, टेफ्लॉन, क्या, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है, तो पॉलीकार्बोनेट, एक मिनट रुक जाइए, गड़बड़ हो रहा है कुछ, नहीं एक मिनट फिर से, ये क्या कह रहा है, बहुलक जो विशेषता बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में, ये है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन जो है, ये टेफ्लॉन, इसको कुछ, एक मिनट रुक जाइए, यहाँ मैं लिख दे रही हूँ पहले, पॉली टेट्रा फ्लूरो एथिलीन थोड़ा सा गलत लिख दिया, ये था पर ये ऐसे रहेगा, पॉलीटेट्राफ्लूरो एथिलीन, इसको क्या कहते हैं, टेफ्लॉन के नाम से जानते हैं। तो अगर ऑप्शन में ये रहे या ये रहे, दोनों ध्यान रखना कि वैसा बहुलक जो क्या करते हैं, बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है, उसको क्या कहते हैं, टेफ्लॉन या पॉलीटेट्राफ्लूरो या फिर टेफ्लॉन, ठीक है, ये ध्यान रखना है, जो एक संश्लेषित बहुलक होता है, क्लियर। और ये कठोर, चिकना, गैर प्रतिक्रियाशील क्या होती है, पदार्थ होती हैं, जिस पर ऊष्मा, अम्ल, क्षार इन सभी का प्रभाव नहीं पड़ता। इसका यूज बर्तन बनाने में,
रसायन के जो संक्षारक होते हैं, रसायन के कंटेनर बनाने में, स्नेहक के रूप में, इन सभी में इसका यूज़ होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, टेफ्लॉन या पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। प्रथम विश्व युद्ध में किसका प्रयोग रासायनिक आयुध के रूप में किया गया था? तो किसका यूज़ किया गया था? मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस क्या होती है? एक जहरीली गैस होती है, जिसका फर्स्ट यूज़ हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वार में हुआ था 1914 से 1919 में हुआ था, इसी में हुआ था। और इसका रासायनिक नाम देखा जाए मस्टर्ड का तो क्या हो जाएगा? डाईक्लोरोएथिल सल्फाइड, ये ध्यान रखना है। निम्न में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? तो किसको कहते हैं? जीनॉन को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपका ये क्वेश्चन। और जीनॉन कैसी होती है? ये रंगहीन होती है, यानी कलरलेस होती है, टेस्टलेस होती है और एक अक्रिय गैस होती है। और इसको 1998 में 1988 में विलियम रामसे जो कि स्कॉटलैंड के थे, और मॉरिस ट्रेवर्स इंग्लैंड, इन्हीं के द्वारा इसको खोजा गया था। तो बस याद ये ध्यान रखिए, ये जीनॉन को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। कोरोना संक्रमण की जांच के लिए उपयोग किया जाता है, कौन सा यूज़ किया जाता है? सारे यूज़ किए जाते हैं। एल्सा टेस्ट, BRT PCR, रैपिड एंटीजन, ट्रिपल सब किए गए, तो सारे हो जाएंगे। जंतुओं और पादपों के वैज्ञानिक वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो क्या कह रहा है? पादपों के वैज्ञानिक वर्गीकरण से संबंधित क्या कहलाती है? तो ये क्या कहलाती है? वर्गीकी कहलाती है। जीव में आपके जंतु भी आ जाएंगे, पादप भी आ जाएंगे। तो इनका जो वैज्ञानिक वर्गीकरण से संबंधित जो विज्ञान की शाखा होगी वो क्या कहलाएगी? वर्गीकी कहलाएगी। और इसमें क्या होगा? जीवों के वर्गीकरण की प्रक्रिया के आधार पर और आकृतिक, परिस्थिति और अनुवांशिक पर ये आधारित होती है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना कि इसका जो वैज्ञानिक वर्गीकरण है, इसके विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? वर्गीकी कहलाती है। थैलोफाइटा संघ के अंतर्गत शामिल नहीं है। यहाँ पे पूछा है कौन सा थैलोफाइटा किसने उसमें अंतर्गत शामिल नहीं होते हैं। तो इसमें कौन सा है? स्फेग्नम, क्योंकि थैलोफाइटा संघ के अंतर्गत शैवाल, कवक, लाइकेन ये सारे आ जाएंगे। थैलोफाइटा क्या है? थैलोफाइटा जो है ये जो है आपका पादप जगत के अंतर्गत आता है। पादप जगत का क्या है? एक संघ है। कौन सा? थैलोफाइटा, पादप जगत का। और इसके अंतर्गत जो है सरल पादप शामिल होते हैं। थैलोफाइटा में सरल पादप, जिसमें जो मतलब पौधे जो है उनका शरीर जो आपके जड़, तना, पत्ती में विभाजित नहीं होते हैं, बल्कि किसके रूप में होते हैं? थैलस के रूप में होते हैं। इनका एक इन तीनों के रूप में विभाजित ना होकर के बल्कि किस में रहता है? थैलस के रूप में होता है। और इन पादपों में संवहन ऊतकों का भी क्या अभाव होता है? इन पादपों में किसका अभाव होता है? संवहन ऊतकों का भी अभाव होता है। और थैलोफाइटा संघ के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के शैवाल, कवक, लाइकेन शामिल किए जाते हैं। तो क्या शामिल नहीं होता है इसमें? स्फेग्नम। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सर्प जो विष रहित है? तो कौन सा है? अजगर जो है वो क्या है? ये विष रहित है। निम्न में से कौन सा कोशिकांग क्या कहते हैं? पादप कोशिका में पाया जाता है परंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। तो हरित लवक इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। हरित लवक जो है पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाले लवक का एक प्रकार है। और लवक जो है केवल पादप कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं। इसके 3 प्रकार होते हैं इसके। कौन से? आवर्णी लवक, वर्गी लवक और एक है हरित लवक। तो हरित लवक में उपस्थित जो पड़हरित है उसकी सहायता से जो पादप होंगे वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। और हरित लवक को पादप कोशिका की क्या कहते हैं? रसोई घर भी कहा जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, किसको पादप कोशिका की रसोई घर कहते हैं? हरित लवक को कहते हैं। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो किसमें नहीं पाया जाता है? एक मिनट, ये आरबीसी में नहीं पाया जाता है। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते हैं? तो इसमें किसमें नहीं पाया जाता है? आरबीसी। तो आरबीसी में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक दोनों नहीं पाया जाते। ध्यान रखिएगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं पाया जाता और सेकेंड आपका केंद्रक भी नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। जो आरबीसी होती है वो आरबीसी का क्या कार्य होता है? तो ये फेफड़ों से कोशिकाओं तक क्या करती हैं? फेफड़े से आरबीसी क्या करती हैं? वो फेफड़े से जो कोशिकाएं होती हैं उन तक ऑक्सीजन का क्या करती हैं? परिवहन करती हैं। और कोशिकाओं से फेफड़ों का और कोशिकाओं से, पहले फेफड़ों से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का परिवहन करेंगी, फिर कोशिकाओं से फेफड़ों तक क्या करेंगी? कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करेंगी। तो ये मतलब इधर से ऑक्सीजन लाएंगी और फिर कोशिका से फेफड़े तक क्या ले जाएंगे? CO2 ले जाएंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो किन कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते हैं? तो आरबीसी में नहीं पाए जाते हैं और केंद्रक भी इसमें नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्या है? जीवाणु की खोज किसने की थी? तो जीवाणु की खोज किसने की थी? इसका आंसर क्या है? लीवेनहॉक ने की थी। जीवाणु की खोज किसने की थी? लीवेनहॉक ने की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न जीवाणु जनित रोगों में सही सुमेलित नहीं है। तो हैजा,
विब्रियो कॉलेरी सही है, काली खांसी बैसिलस पर्टुसिस सही है, मियादी बुखार साल्मोनेला टाइफी, और कुष्ठ रोग माइकोबैक्टीरियम, एक मिनट गाइस इसमें कुछ गड़बड़ हो रहा है, क्या कह रहा है जीवाणु जन्म सुमेलित नहीं बताना है, तो इसमें सुमेलित यही कुष्ठ रोग नहीं है, रुकिए बता रहे हैं क्यों, पहले ध्यान दीजिए कि कौन सा सही है ताकि क्वेश्चन आए तो गलत ना हो। हैजा, हैजा को क्या बोलते हैं, विब्रियो कॉलेरी, बोलते हैं ना विब्रियो कॉलेरी हैजा, ठीक है। काली खांसी को क्या बोलते हैं, पर्टुसिस, पर्टुसिस काली खांसी, तो ये ध्यान रखिएगा। मियादी बुखार टाइफाइड, तो टाइफाइड से संबंधित है साल्मोनेला टाइफाइड, और कुष्ठ रोग माइकोबैक्टीरिया एंथ्रो, तो ये सही नहीं है। क्यों, क्योंकि जो कुष्ठ रोग है इसको ये किसके, ये एंथ्रो नहीं बल्कि लेप्री माइकोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री के नामक जीवाणु के कारण होता है, और इसी को कुष्ठ रोग को एक और रोग कहते हैं हैंसन रोग भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, इसको क्या कहते हैं, हैंसन रोग भी कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि हैंसन रोग जो है माइकोबैक्टीरियम लेप्री के नामक जीवाणु के कारण होता है, और इसमें आँखें, त्वचा, श्वसन तंत्र, इन सभी से संबंधित क्या होते हैं, अंग प्रभावित होते हैं। ऐसे पादप जिन पे पुंकेसर स्त्रीकेसर दोनों एक ही उसमें पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, उभयलिंगी कहते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है, एक वयस्क मनुष्य के शरीर में अस्थियों की संख्या, तो बहुत ईजी है, तो छोटे बच्चे बता देंगे, तो इसका क्या हो जाएगा आपका 206। और अगर पूछ ले शैशवकाल बचपन में, शैशवकाल में कितनी होती है, तो ये होती है 300 होती हैं, ध्यान रखिएगा कि वयस्क मनुष्य का पूछे तो 206, एंड अगर शैशवकाल में पूछे तो 300। नवजात शिशुओं में श्वसन की दर कितनी होती है, तो चलिए देख लेते हैं कितनी होती है, 12 से 15 बार होती है। इसमें क्या करें, एक मिनट गलत हो गया, 12 से 15 तो उसमें वयस्क में हो जाएगी, 30 से 60 बार। नवजात शिशुओं में जो श्वसन की दर होती है 30 से 60 बार होती है, ठीक है, 30 से 60 बार प्रति मिनट होती है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है तो इसमें कमी आने लगती है, और एक वयस्क मनुष्य के पूछे तो 12 से 16 बार प्रति मिनट, एक वयस्क मनुष्य का पूछे तो 12 से 16, और नवजात में पूछे तो 30 से 60। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित कर देता है, तो कौन सा ऐसा है, तो वो है जाइमेज। जाइमेज जो है, जाइमेज नाम का जो एंजाइम है वो ग्लूकोज यानी शर्करा के इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड के किण्वन को क्या करता है, प्रेरित करता है। भारत द्वारा यूरोपीय देश के साथ स्वतंत्र व्यापार समझौते को लेकर वार्ता किया जा रहा है, किसके साथ किया जा रहा है, तो ये हो जाएगा ब्रिटेन के साथ। भारत द्वारा यूरोपीय देश के साथ स्वतंत्र व्यापार समझौते को लेकर वार्ता किया जा रहा है, किसके साथ, ब्रिटेन के साथ। अमेरिकी राज्य जॉर्जिया ने किस भारतीय भाषा को राज्य उत्सव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, तो किसको की है, तो ये की कन्नड़ को। ये कौन, अमेरिकी राज्य है, वो कौन सा राज्य है, जॉर्जिया, ये ध्यान रखना, अमेरिकी राज्य जो है जॉर्जिया, उसी ने कन्नड़ भाषा को राज्य उत्सव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। और ये कब की है, 1 नवंबर, ये भी ध्यान रखना है, 1 नवंबर को कन्नड़ भाषा और राज्योत्सव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये कौन कहा है, जो जॉर्जिया के गवर्नर हैं उनका नाम है ब्रायन पी केम्प ने कहा है, और जॉर्जिया कन्नड़ के लिए इस तरह की घोषणा करने वाला अमेरिका का पहला राज्य बन गया। 1 नवंबर को क्या मनाया जाएगा, कन्नड़ दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत के अलावा कितने अन्य देशों ने अमेरिका के साथ सी ड्रैगन 2022 अभ्यास शुरू किया है, तो ऐसे कितने हैं, तो 5। भारत समेत, अगर भारत के अलावा यहाँ पूछा है ना, अगर ये ध्यान रखिएगा कि एक्सेप्ट भारत पूछे, भारत के अलावा पूछे तो आपको लगाना है 5 राज्य, 5। यहाँ पे अलावा पूछा है तो आंसर सी ये हो जाएगा ए, लेकिन अगर पूछ ले भारत सहित तो क्या हो जाएगा, भारत सहित तो 6 हो जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना कि भारत समेत दुनिया के 6 जो देश हैं वो कहाँ पर, प्रशांत महासागर में, कहाँ पर, पैसिफिक ओशन में, प्रशांत महासागर में पनडुब्बी रोधी युद्धाभ्यास कर रहे हैं। और सी ड्रैगन जो 22 है, इसके युद्धाभ्यास में भारत के अलावा अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत के अलावा कौन कौन है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान और दक्षिण कोरिया की नौसेना क्या कर रही है, अभ्यास ले रही हैं। नेक्स्ट क्या है, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे को नेताजी, ये कहाँ का मिला है, तो ये कहाँ से हैं, शिंजो अबे, इनको नेताजी पुरस्कार 2022 सम्मान के, जापान के पूर्व पीएम रह चुके हैं। दावोस, नेक्स्ट क्वेश्चन, दावोस जहाँ विश्व का आर्थिक फोरम आयोजन किया जाता है वह किस देश में है, दावोस कहाँ पर है, कई बार बता चुके हैं करंट अफेयर्स के लेक्चर में, तो ये सी ऑप्शन, स्विट्जरलैंड के दावोस में, जहाँ पर क्या किया जाता है, विश्व का आर्थिक फोरम जो है WEF का आयोजन किया जाता है, वह किस देश में, स्विट्जरलैंड। 26 जनवरी को विश्व भर में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि मॉरिशस सरकार ने मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना में भारत के समर्थन को लेकर इस स्टेशन का नाम किसके
महात्मा गांधी, ये भी करंट में मैंने डिस्कस किया था, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हर साल किस तारीख को मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं हम कब? 24 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन जो है हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान। और इस बार की जो थीम रखी गई थी वो क्या थी? चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन, ये इस बार की थीम थी। किस देश ने विश्व का पहला संयुग्मित कोविड-19 वैक्सीन सोरोना 2 विकसित किया है? तो ये किसने किया? सोरोना 2, ये किया है क्यूबा ने किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखिएगा कि विश्व का पहला कैसा संयुग्मित कोविड-19 वैक्सीन क्या लिखा? सोवेराना 2, ये विकसित किया है। तो किसने किया? क्यूबा ने किया है। नेक्स्ट क्या है? किस देश को लेकर हाल ही में रूस और नाटो के बीच सैन्य तनाव बढ़ गया है? तो किस देश को लेकर? तो छाया हुआ तो सबको पता है, यूक्रेन को लेकर के। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? जो भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में ब्रिक्स नौ विकास बैंक यानी कि एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसमें किस देश को अभी नए सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? तो किसको शामिल किया गया है? मिस्र को शामिल किया गया है। यानी इसमें टोटल कितने हैं? 4 देश हो गए हैं, इसको लेकर के 4 हो गए हैं। तो इसके पहले कौन शामिल हुआ था? तो ये ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश, यूएई और उरुग्वे, ये 3 सदस्य बना चुका है। ब्रिक्स जो इससे पहले इसमें जो है ब्रिक्स जो है ये रुके पहले एक एक करके देखते हैं। ब्रिक्स एनडीबी जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? 29 दिसंबर 2001 को हुई थी। 29 दिसंबर 2001 को हुई थी। और इसमें ये बताया, और इसमें मिस्र को अभी जोड़ा गया है। तो ये मिस्र में जुड़ने वाला चौथा हो गया है। यानी इसके पहले 3 कौन थे? बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात एंड थर्ड क्या था? अभी बताएं, उरुग्वे। भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना को अपने करियर में कौन सी बार विमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो कौन से बार चुना गया इनको? दूसरी बार चुना गया है। एक मिनट, छूट गया है क्या? एक मिनट, आगे पहुंच गए हैं लग रहा है। हाँ, ये है, ये क्वेश्चन आगे बढ़ गया था यहाँ से। युद्धाभ्यास वरुण 2021 किन 2 देशों के बीच है? तो ये किसके बीच है? भारत और फ्रांस के बीच है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। इस बार का जो संस्करण हुआ था 19वें नंबर का हुआ था, तो ये भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत सरकार द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट रूम स्थापित करने के संदर्भ में देश में पहला राज्य ऐसा कौन सा है जो ये करने जा रहा है? तो वो क्या कह रहा है? चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट रूम। तो ये कहाँ किया जा रहा है? बिहार में किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। बीपीएससी के एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट स्थापित करने के लिए बिहार देश का पहला राज्य बन गया है, जहाँ सभी जिलों में ऐसे कोर्ट रूम है जो क्या करेंगे? किसी अपराध का शिकार बने बच्चों को क्या करेंगे? पुलिस अदालत का जो भय होता है उसका सामना करने से बचाएंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम 22-23 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? ये किस में किया जाएगा? खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ये कहाँ किया जाएगा? मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। मेजबानी मिली है कब? 2022-23 की पूछ रहा है, 22-23 की। तो ये मध्य प्रदेश की में मेजबानी इसकी मिली है, तो ध्यान रखिएगा। और अभी कहाँ हो रहा है? कर्नाटक में इस बार होगा, कर्नाटक के बेंगलुरु में। और हाल ही में गगनयान मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया? इसरो के द्वारा किया गया। तो ये भी ध्यान रखना है। गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस राज्य में आपदा प्रबंधन के उपाध्यक्ष विनोद शर्मा को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये कहाँ के हैं? ये आपके सिक्किम के हैं। विनोद शर्मा को जो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन से पुरस्कृत किए गए हैं, 2022 से सम्मानित किया गया है, वो कहाँ से संबंधित है? ये आपके कहाँ के हैं? इनका नाम है सिक्किम से सुभाष, क्या नाम है इनका? विनोद शर्मा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर ऑफ मोदी गवर्नमेंट के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा केजी अल्फोंस जो है ये इसके लेखक हैं। किसके? एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर ऑफ मोदी गवर्नमेंट के लेखक कौन है? अल्फोंस हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 29 से सम्मानित किया? तो ये भी ध्यान रखना है। किस शटल खिलाड़ी ने सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? ये
पीवी सिंधु ने जीता है। किसने जीता है? पीवी सिंधु। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। क्या पूछा? शटलर खिलाड़ी ने कौन सा? सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट, तो ये ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना को अपने करियर में कौन सी बार वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो कौन सी बार चुना गया? दूसरी बार। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला कौन बन गई है? तो शिवांगी सिंह बन गई, वो भी कहाँ की? बिहार की हैं, इसलिए ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाल ही में किस मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड का प्रबंध निदेशक किसको? चंचल कुमार को बनाया गया है। तो किसके द्वारा? ये राष्ट्रीय राजमार्ग बोल रहा है, तो ऑब्वियसली बात है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। तो इसमें तो कुछ बताना ही नहीं है। आगे चलते हैं। भारत में अति सघन क्षेत्र कहाँ पर है? कहाँ पर नहीं, भारत में अति सघन क्षेत्र कितना है? तो कितना है ये? मतलब 3% है। तो अति सघन क्षेत्र कितना? 3%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। पद्म विभूषण सम्मान 2022 किस एक को नहीं दिया गया है? तो प्रभा अत्रे को भी दिया गया है, जनरल बिपिन रावत को भी दिया गया है, राधेश्याम खेमका को भी दिया है, गुलाम नबी आज़ाद को ये पद्म विभूषण नहीं दिया गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। हाल ही में पद्म विभूषण सम्मानित प्रभा अन्य किससे संबंधित? तो ये कला से संबंधित हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और आगे चलते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने CGHES, अब आपको इसको थोड़ा सा अगर माइंड लगाएंगे तो हो जाएगा। H से क्या होता है? हेल्थ होता है, तो यानी ये किससे संबंधित हो जाएगा? किससे संबंधित हो जाएगा? ए से, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित हो जाएगा। और स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया हैं। तो इन्होंने ही क्या किया? इसको स्टार्ट किया है कि एक जो केंद्र सरकार के एम्प्लॉयज़ हैं, पेंशन भोगी हैं और जो कुछ अन्य श्रेणी के जो लाभार्थी हैं उन्हीं के लिए ये है। हाल ही में किस राज्य में जीनस गनोडर्मा, ये भी मैंने करंट में डिस्कस किया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीनस गनोडर्मा से संबंधित कवक की 2 नई प्रजातियों की खोज कहाँ से की गई थी? तो ये कहाँ से की गई थी? केरला से की गई थी। और आपको याद भी होगा अगर मैं बता दूं थोड़ा सा कि नारियल के तने के सड़न रोग से संबंधित था। ये प्रजातियाँ जो हैं किससे संबंधित है? नारियल का जो तना है, नारियल का तना उसी के सड़न रोग से संबंधित है, सड़न रोग से संबंधित है। और दोनों कवक की प्रजातियों का नाम क्या था? गनोडर्मा केरलेंस था और गनोडर्मा स्यूडो एप्लानेटम था। नेक्स्ट क्या कह रहा है? हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश जर्री गांव को केंद्र शासित प्रदेश का पहला दुग्ध गांव घोषित किया गया है? तो वो कहाँ का है जो घोषित किया गया है? वो है आपका जम्मू कश्मीर। तो ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस केंद्र शासित प्रदेश के जर्री गांव को क्या किया गया? दुग्ध गांव केंद्र शासित प्रदेश का, ये पूरे उसका नहीं पूछा है। जर्री गांव को केंद्र शासित प्रदेश का पहला दुग्ध गांव घोषित किया गया, तो जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? हाल ही में किस राज्य ने 100% आबादी कोविड की दोनों डोज लगाने का लक्ष्य क्या किया है? हासिल कर लिया है। तो ये कौन है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। अगर ये राज्य पूछ ले तो हिमाचल प्रदेश, अगर जिला पूछ ले तो किन्नौर हो जाएगा। तो ये भी ध्यान रखना, दोनों हिमाचल का किन्नौर ही है। सरकार द्वारा जारी एरिया 2021 पुरस्कार सूची में किस संस्थान को पहला स्थान मिला हुआ है? तो ये कौन सा है? IIT मद्रास। तो ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि अटल रैंकिंग ARRI अटल रैंकिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन अचीवमेंट में इस बार किस संस्थान को मिला? तो IIT मद्रास को मिला है। किस केंद्र सरकार ने किस राज्य को अपसपा, ये भी मैंने करंट में बताया था, अधिनियम के तहत 6 और महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया? तो क्या हो जाएगा? नागालैंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी मैंने बताया हुआ है। कहाँ पर किया है? मेरठ में किया है, तो ये भी ध्यान रखना है। हाल ही में किस मंत्रालय ने भारत में एक राष्ट्रीय ड्रोन प्रौद्योगिकी सम्मेलन शुरू करने का प्रस्ताव किया है? तो ये आपको पता हो जाएगा कि राष्ट्रीय ड्रोन प्रौद्योगिकी मंत्रालय की बात कर रहा है, तो इससे संबंधित कौन हो जाएंगे? ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक और सूचना। अब ये नहीं कि ड्रोन है तो उड्डयन मंत्रालय लगा दें, बिल्कुल नहीं। ये क्या बोला? किस मंत्रालय ने भारत में एक राष्ट्रीय ड्रोन प्रौद्योगिकी सम्मेलन, तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। हाल ही में प्रकाशित किताब क्या है? वीर सावरकर द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन के लेखक कौन है? तो उदय माहूरकर और चिरायु पंडित जो हैं इसके आंसर हो जाएंगे। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा? 85 नंबर का, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। आगे क्या कह रहा है? राष्ट्रीय बागवानी मिशन का उद्देश्य क्या नहीं है? तो इसमें क्या नहीं है? तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? मानव संसाधन विकास करना, ये राष्ट्रीय बागवानी मिशन का उद्देश्य नहीं है। अर्थव्यवस्था के कोर क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा उद्योग शामिल नहीं है? तो कौन सा उद्योग शामिल नहीं है? इसमें उर्वरक जो है ये शामिल नहीं है।
निम्न देशों में कौन संघाई 5 का सदस्य नहीं है? तो चाइना, कजाकिस्तान, रशिया, वियतनाम। तो इसमें कौन सा ऐसा है जो शामिल नहीं है? तो वियतनाम नहीं शामिल है। इसमें जो आपके संघाई 5 है, संघाई 5 में कौन से 5 हैं वो भी देख लेते हैं। तो इसमें चाइना ले लीजिए, रूस ले लीजिए, कजाकिस्तान ले लीजिए, और कजाकिस्तान हो गया, ताजिकिस्तान ले लीजिए, और किर्गिस्तान। ये 5 हैं, मतलब 3 मध्य एशिया के हैं, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और क्या बताया मैंने, कजाकिस्तान। और चीन और रशिया को ले लेना है। क्या कह रहा है, भारत में औद्योगिक नीति की घोषणा किसने की थी? तो किसने की थी? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। क्यों? क्योंकि उस समय ये थे, क्या थे, उद्योग मंत्री थे। 1948 में हुई थी, 1948 में औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। उस समय ये उद्योग मंत्री थे। तो ये आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट देख लेते हैं कौन से सुमेलित नहीं है। आरबीआई 1935 सही है, आईआरडीए 1999 ये भी सही लग रहा है, सेबी 1988 ये भी सही है, पीएफआरएफए 2004। तो यहाँ पे जितने भी हैं सारे सही हैं। ठीक है, ध्यान दे दीजिएगा कि सभी यहाँ पे सही हैं कि आरबीआई 1935, आईआरडीए 99 और सेबी 88 और ये पीएफआरएफए 2004। वर्तमान में बॉक्साइट उत्पादन में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो बॉक्साइट में ऑस्ट्रेलिया जो है वो टॉप पर है। ऑस्ट्रेलिया टॉप पर है। उसके बाद कौन सा हो जाएगा? गिनी, ऑस्ट्रेलिया, गिनी, चीन। ऑस्ट्रेलिया बॉक्साइट का क्या है? ऑस्ट्रेलिया, गिनी, चीन। और फर्स्ट पे ऑस्ट्रेलिया, सेकंड पे गिनी, थर्ड पे चाइना। हाल ही में वैश्विक वन लक्ष्य रिपोर्ट 2021 में किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? तो किसके द्वारा जारी किया गया? ये पूछ रहा वन्य लक्ष्य रिपोर्ट, तो यूएनओ के द्वारा जारी किया गया है। तो इसमें आपको ध्यान रखना। आहार क्रांति मिशन किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो आहार क्रांति मिशन जो है ये विज्ञान भारती और ग्लोबल इंडिया साइंटिस्ट एंड टेक्नोक्रेट्स फोरम के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। हाल ही में एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया जा रहा है? तो कहाँ किया जा रहा है? पीथमपुर कहाँ? इंदौर। तो जो सबसे लंबा हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है? इंदौर के पीथमपुर में किया जा रहा है। और यह विश्व का 5वां सबसे बड़ा क्या होगा? ट्रैक होगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय लॉजिस्टिक उत्कृष्टता पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है? तो किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय लॉजिस्टिक की घोषणा की है कि स्थापित की जाएगी? तो किसके द्वारा? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पीत क्रांति किससे संबंधित है? बहुत इजी क्वेश्चन है, तिलहन उत्पादन से संबंधित है। और हरित क्रांति खाद्यान्न से है, लाल क्रांति मांस से है, टमाटर से भी है, भूरी क्रांति उर्वरक से है, श्वेत क्रांति दुग्ध से है, नीली क्रांति मत्स्य से है, काली क्रांति पेट्रोलियम से है। तो ये सब ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है? इसको मिलाना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। कच्छ वनस्पति पहले ढूंढ लेते हैं। कच्छ वनस्पति क्या है? बहुत आसान है, आपको क्लियर हो जाएगा। कच्छ वनस्पति, एक मिनट, कच्छ वनस्पति क्या हो जाएगा? सुंदरवन लगा दीजिए। ठीक है। और शंकुधारी वृक्ष को आप उठाइए, इसको लगाइए, हिमाचल प्रदेश में लगा दीजिए। ठीक है। उष्णकटिबंधीय वन साइलेंट वैली लगाइए, और पतझड़ वन राजस्थान में लगा दीजिए। पतझड़ वन, एक मिनट, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा? नहीं, सही है। पतझड़ वन यहाँ हो जाएगा, और कच्छ वनस्पति सुंदरवन, शंकुधारी हिमाचल प्रदेश, उष्णकटिबंधीय वन साइलेंट वैली। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें चलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ल्ड जियोग्राफी का क्वेश्चन है। एबिसिनिया पठार, एटलस पर्वत, गुयाना, ओंकोवागो। तो इसमें से क्या आपका सही नहीं है? एटलस पर्वत आपको अगर लोकेशन देखेंगे तो ये कहाँ पड़ेगा? एटलस पर्वत ये आपका उत्तर पश्चिम में। एटलस पर्वत कहाँ है? उत्तर पश्चिम अफ्रीका में। इसमें से सही बताना है। तो ये एटलस पर्वत जो है उत्तर पश्चिमी अफ्रीका, ये करेक्ट दिया है। एबिसिनिया पठार क्यों गलत दिया है? क्योंकि एबिसिनिया पठार अरब में नहीं बल्कि कहाँ पर है? पूर्वी अफ्रीका में है। एबिसिनिया पठार कहाँ पर है? पूर्वी अफ्रीका में है। अगर बात करें गुयाना उच्च भूमि की, तो ये कहाँ पर है? उत्तर दक्षिण में है, उत्तर दक्षिण अमेरिका में है। गुयाना जो है उत्तर दक्षिण अमेरिका में। और ओंकोवागो देखा जाए तो ओंकोवागो जो है दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में है। ये यहाँ पर हो जाएगा, इसलिए गलत है। काला सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? काला सागर में जो गिरने वाली नदी है वो कौन सी है? ये है आपकी नीपर डेन्यूब। काला सागर में गिरने वाली नदी ऐसी दो नदियाँ कौन सी हैं जो काला सागर में अपना जल गिराती हैं? तो ओल्गा और क्या, एक मिनट कहाँ चला गया? नीपर और डेन्यूब। नीपर और डेन्यूब जो है ये क्या करती हैं? अपना जल कहाँ गिराती हैं? काला सागर में गिराती हैं। और नीपर नदी जो है मास्को के पश्चिम, यानी रूस में है मास्को, तो मास्को के पश्चिम भाग से निकल करके काला सागर में अपना जल गिरा देती है। और डेन्यूब जो है ये यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। और ये डेन्यूब क्या करती है? जर्मनी से निकल करके काला में अपना जल गिरा देती है। तो डेन्यूब जो है ये यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। अगुलहास धारा कहाँ धारा बहती है? अगुलहास धारा कहाँ गिरती है? ये आपका हिंद महासागर हो जाएगा।
तो ये ऑप्शन सही है। ब्राज़ील में विशाल कहवा के मैदान को क्या कहते हैं? फजेंडा कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है? विश्व का सबसे ठंडा स्थान इंपॉर्टेंट है, ये भी बर्फोयास्क हो जाएगा। एक खगोलीय एकक औसत दूरी है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? औसत दूरी लगभग जो है इसको यही पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। आम की बीज रहित प्रजाति कौन सी है? तो सिंधु जो है ये आम की एकमात्र बीज रहित प्रजाति है पूरे विश्व में। दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? तो ये वृक्षनुमा रखती हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु कौन सा है? तो 68 डिग्री क्या हो जाएगा? 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर। वस्त्रों के कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ किया गया था? तो ये कहाँ किया गया है? ये किया गया है भारत में। तो ये भी ध्यान रखना, इसमें कुछ है ही नहीं बताने लायक कि इसको आपको क्या कि एक्सप्लेन किया जाए, तो ये सब आपको बस ध्यान रखना है। और हाँ, ये ध्यान रखें कि भारत में जो कपास है वो यूनान जाती है और वहीं पर उसे यूनानी हिंडन के नाम से जानते थे, ठीक है, पुकारते थे। भारत में कपास की खेती का अगर आरंभ की बात की जाए तो 3000 ईसा पूर्व में किया गया था, जबकि उसमें क्या नाम है उसका, मिस्र में 2500 ईसा पूर्व किया गया था। चलते हैं, गोपथ ब्राह्मण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ से संबंधित है? गोपथ अथर्ववेद से संबंधित है। गोपथ ब्राह्मण जो है किससे संबंधित है? ये आपके अथर्ववेद से संबंधित है। और एतेरे ब्राह्मण कौशितकी ब्राह्मण का संबंध किससे है? इंपॉर्टेंट है, एतेरे कौशितकी ऋग्वेद से है। तांडय ब्राह्मण, तांडय और षड्विंश, तांडय महाब्राह्मण, षड्विंश ब्राह्मण, जैमिनीय ब्राह्मण, ये सामवेद से इनका संबंध है। कौन कौन सा बताया? तांडय, षड्विंश और जैमिनीय, क्लियर। और शतपथ एक है जो कि यजुर्वेद से इसका अकेले संबंधित है, और गोपथ जो है अथर्ववेद से है। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने की थी? ये महाकश्यप के द्वारा की गई थी। और कहाँ की गई थी? राजगृह के सप्तकर्णी गुफा में की गई थी। और उस समय जो शासक था वो कौन था? अजातशत्रु। तो अजातशत्रु के शासन में महाकश्यप के द्वारा की गई थी। और इसमें क्या हुआ था? बुद्ध की शिक्षा का संकलन हुआ था। इस वाली संगीति में क्या हुआ था? बुद्ध की शिक्षा का संकलन हुआ था। और इसमें बुद्ध के प्रमुख शिष्य जो थे आनंद और उपाली भी उपस्थित थे। और इसमें सुत्त और विनक नामक जो दो पिटक था, सुत्त पिटक विनय पिटक, इसमें इस मतलब संगीति में इसका विभाजन हो गया था, तो इसको भी ध्यान रखना है। और आनंद को धर्म का और उपाली को विनय का प्रमाण माना गया था। मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो ऐसा कौन सा था? वो था धनानंद था, धनानंद। नेक्स्ट क्या कह रहा है? किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी? तो कौन हो जाएगा? आर्यभट्ट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फटाफट अब कर ले रहे हैं क्योंकि अभी बहुत सारे क्वेश्चन को डिस्कस करना है। क्या कह रहे हैं कि उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो कौन सा है? मिलिंद पन्हो। कौन सा है ये? मिलिंद पन्हो जो है ये इस पर क्या है? मौन है। महमूद गजनी के समय भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? तो एक मिनट, नहीं ये नहीं होगा, एक मिनट। महमूद गजनी के समय में कौन आया था? तो अल बरूनी आया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? किस सुल्तान ने बेरोजगारों को राजगीर दिलाया? तो ये किसने किया था? ये किया था आपका फिरोज तुगलक ने, फिरोज शाह एफएसटी ने, एफएसटी। तो एफएसटी जो था वो लोगों की भलाई के लिए बहुत सारे उपकार वाले काम करता था, दफ्तर खोलना, ठीक है, ये सारी चीज़ें, लोगों को बेकारी की समस्या का हल करने का इसने हेल्प किया था। कौन? फिरोज शाह तुगलक ने। शेख निजामुद्दीन औलिया ये किसके शिष्य थे? तो बाबा फरीद के थे। शेख निजामुद्दीन औलिया के जो आध्यात्मिक गुरु थे हजरत बाबा फरीरुद्दीन मसूद गजशंकर थे। क्या नाम बताया मैंने अभी उनके आध्यात्मिक गुरु का? हजरत बाबा फरीरुद्दीन मसूद गजशंकर, जिन्हें बाबा फरीद कहा जाता था प्यार से, तो ये ध्यान रखना है। और इनके प्रमुख शिष्य कौन थे? अलाउद्दीन साबिर कलियारी और नसरुद्दीन चिरागे दहलवी, तो ध्यान रखना है। अकबर ने बंगाल बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया, कब मिलाया? ये कब हो जाएगा? कौन सा आंसर हो जाएगा? तो 1576 में मिलाया, तो ये भी ध्यान रखना है। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था? राल्फ फिंच था। कई बार ये यूपीएससी में पूछा गया है। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? तो औरंगजेब को क्या कहा जाता था? जिंदा पीर कहा जाता था। बक्सर के युद्ध के समय मगध का शासक कौन था? जब बक्सर का युद्ध हुआ था उस समय कौन था? तो कहाँ का पूछ रहा? मगध का पूछ रहा। बक्सर के युद्ध के समय कौन था? तो कौन था? शाह आलम द्वितीय था, ये भी ध्यान रखना है। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी थी? तो 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से पड़ी थी। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो बंगाल गजट था। बंगाल गजट जो कि 1766 में, बंगाल गजट जो था ये
क्या हुआ था, किसके ये जो विलियम बोल्ट्स थे उन्हीं के द्वारा एक समाचार पत्र के प्रकाशन हुआ था। लेकिन इंग्लैंड और 1780 में जो हिक्की थे उन्होंने बंगाल गजट नामक समाचार पत्र प्रकाशित करना आरंभ किया था। कब? 1780 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। प्रसिद्ध इनकलाब जिंदाबाद का इनकलाब जिंदाबाद ये किसने दिया था, इसका नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद तो किसने किया था? सरदार भगत सिंह ने किया था। कौन काकोरी कांड के मुकदमे में सरकारी वकील था? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कौन था? जगत नारायण मुल्ला। जगत नारायण मुल्ला। काकोरी कांड जो था इसको HRA, काकोरी कांड को किसने अंजाम दिया था? HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी के द्वारा दिया गया था। इसमें क्या किया, इसमें जो क्या नाम, लक्ष्मी शंकर मिश्र, केसी दत्त, जयकरण नाथ मिश्र, इनको नियुक्त किया गया था। अभियुक्त की ओर से सरकार के द्वारा इनको नियुक्त किया गया था। और इसमें क्या हुआ था कि रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां और कई लोगों पर क्या किया था? डकैती और हत्या का आरोप लगाया गया था। और इसी कांड में क्या होता? रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी को क्या किया गया था? फांसी दे दी गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया? भारत छोड़ो का किया, सविनय का किया, खेड़ा का किया, बारदोली का नहीं किया। क्यों नहीं किया बारदोली का? अब क्योंकि उस समय कौन थे? बारदोली का नेतृत्व किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? हिंदी का पहला समाचार उदत्त मार्तंड 30 मई 1926 को प्रकाशित हुआ है। ये कहाँ से प्रकाशित होता है? तो कोलकाता से प्रकाशित होता है। तो ये भी ध्यान रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? तो 1920 में किया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और 1920 में कहाँ? नागपुर में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में हुई थी। सबसे पहले कौन सी घटना घटती है? तो चलिए एक एक कर लेते। दांडी मार्च कब हुआ था? 12 मार्च 1930। दांडी मार्च 1930, 12 मार्च 1930। भारत छोड़ो 8 अगस्त 1942। साइमन कमीशन कब आया था? 1927। भारत आया था 1928, लेकिन नियुक्ति हुई थी 27 में हुई थी। और गांधी इरविन समझौता 1931। तो इस हिसाब से सी हो जाएगा, ये वाला क्या नाम, साइमन कमीशन वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है? अब मैथ है तो फटाफट यहाँ मैंने दे दिया, आप लोग देख लीजिएगा, ये देख लीजिए। चलते हैं आगे वाला देख लेते हैं, इस पर टाइम नहीं वेस्ट करते हैं हम लोग। क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन, बिहार के गांधी मैदान में आयोजित गणतंत्र दिवस 2022 समारोह में किस झांकी को पहला स्थान मिला है? तो इसमें किस झांकी को मिला है? बिहार शिक्षा परियोजना परिषद को मिला है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय पैरा तैराक शम्स आलम, क्या नाम है इनका? शम्स आलम बिहार के किस जिले के रहने वाले हैं? तो किस जिले के रहने वाले हैं? मधुबनी के हैं। कहाँ के हैं? मधुबनी के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? बिहार के किस अर्थशास्त्री को मरणोपरांत पद्मश्री, अभी मैंने बताया था पहले वाले, तो ये कौन है? शैवाल गुप्ता। तो ये आंसर ध्यान रखना। फिलो ऐप का संबंध किससे संबंधित है? तो फिलो ऐप का संबंध किससे संबंधित है? ये शिक्षा से संबंधित है। इसमें क्लास 11th और 12th के सभी विषयों के डाउट क्या हैं? क्लियर किए जा सकते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा ओढ़नी डैम। ओढ़नी डैम कहाँ पर है? बांका में है। कहाँ पर है? बांका में है। नेक्स्ट क्या है? हाल ही में चर्चा में रहा बिहार म्यूजियम किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो बिहार म्यूजियम कब किया गया था? 2005 में किया गया था। कब? एक मिनट सॉरी, गलत हो गया। चर्चा में रहा बिहार म्यूजियम किस वर्ष स्थापित किया गया था? 2015 में किया गया था। कब? बिहार म्यूजियम 2015। इसको ये ध्यान रखिएगा, 5 नहीं है बल्कि क्या है? 2015 है। पिछड़े वर्ग के लिए राज्य